रोजाना रात को अब्बा और अम्मा की आवाजों से मेरी आंख खुल जाती। जब मैं छुप कर देखती तो मेरे अब्बा पानी की एक गर्म बाल्टी कमरे में ले जा रहे होते और कुछ देर बाद मेरे अब्बा मेरी अम्मा के कदमों में बैठकर माफी मांग रहे होते। मुझे बड़ा ताज्जुब होता कि अब्बा रोज ही ऐसा क्यों करते हैं, जबकि अम्मा दिन के वक्त मुझे कहती कि तुम अपने अब्बा के सामने मत जाया करो। मेरे अब्बा 5 वक्त के नमाजी थे और मेरे सगे बाप थे। फिर मेरी अम्मा मुझे उनके सामने जाने से क्यों रोकती थी। एक रोज मैं छुपकर माँ के कमरे में सो गई, मगर उस वक्त पैरों तले से जमीन निकल गई। जब अब्बा, मेरा नाम आलिया है, मेरी उम्र 20 साल है और मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद हूँ। मेरे अब्बा दूसरे शहर में गवर्नमेंट जॉब करते थे और ज्यादातर घर से बाहर ही रहते थे। कभी कभार आकर चक्कर लगा जाते। मैं और अम्मी घर पर अकेले होते थे, ना कोई ददियाल वाले और ना ही कोई ननियाल था। जब तक मैं छोटी थी तन्हाई का इतना एहसास नहीं था, मगर जब बड़ी हुई और स्कूल जाना शुरू किया तो मुझे भी छोटी बहनों की ख्वाहिश पैदा हुई कि मेरे भी कोई बहन भाई हो जिनके साथ मैं खेलूं और अपना वक्त गुजारूं। मगर अम्मा कहती थी तुम खिलौनों से खेला करो, क्योंकि अब तुम्हारा कोई और बहन या भाई इस दुनिया में नहीं आ सकता। अब्बा जब भी घर आते थे तो चंद ही दिन रहकर चले जाते थे, इसलिए अब्बा से कभी भी तकल्फी और अपनायत पैदा ना हो सकी थी। मैं सोचती थी शायद जिनके अब्बा घर से बाहर रहते हैं उन सबको मेरी तरह ही महसूस होता होगा। मगर जब मैं अपनी दोस्त के घर जाती तो वो मुझे बड़ी खुशी से वो तमाम खिलौने और तोहफे दिखाती जो उसके अब्बा उसके लिए लेकर आते थे। मेरे अब्बा को तो कभी ख्याल ही नहीं आया था कि मेरे लिए भी कुछ लेकर जाना है। एक बार मैंने भी अपने अब्बा से खिलौने मांगे थे जब वो घर आए, मगर अम्मा ने अब्बा के जाने के बाद मुझे बहुत झिड़का और कहा कि आइंदा इनसे कोई फरमाइश नहीं करनी, जो चाहिए हो वो तुम मुझे बताना, मैं लाकर दिया करूंगी। मैं जैसे जैसे बड़ी होती गई मुझे महसूस होता गया कि अम्मा और अब्बा के बीच एक अजीब सी अजनबियत हाइल थी। वो एक दूसरे को सिर्फ जरूरत के तहत बुलाते थे। वो रवायती मोहब्बत और नोक झोंक जो मियाँ बीवी के रिश्ते का खासा होती है वो उनके रिश्ते में नजर नहीं आती थी। मुझे लगता था कि अम्मा ही अब्बा से बेवजह खिंची खिंची रहती हैं, क्योंकि अब्बा तो बहुत नरम दिल और अच्छे थे। मैंने कभी किसी रिश्तेदार तक को अपने घर आते नहीं देखा था। मैं खुद ही से अंदाजे लगाने की कोशिश करती थी कि शायद हमारा इस दुनिया में कोई नहीं, या फिर हो सकता है अम्मा और अब्बा ने ही सबसे नाता तोड़ लिया हो। मुझे समझ नहीं आती थी कि अब्बा और अम्मा में किस किस्म की नाराजगी है जो बचपन ही से मैं देखती आ रही हूँ और अभी तक वो खत्म नहीं हुई। अम्मा मुझे अब्बा के करीब भी ना जाने देती थी। जितने दिन अब्बा घर पर होते अम्मा मुझे इधर उधर कर देती थी, या फिर हमसायों के घर सारा सारा दिन छोड़ आती थी और रात को ले जाती। मैं और अम्मा एक कमरे में होती और अब्बा दूसरे कमरे में, और फिर जब मैं अम्मा से कहती कि तुम और अब्बा एक कमरे में क्यों नहीं सोते तो माँ के पास कोई जवाब नहीं होता था। मेरे अब्बा बहुत अच्छे थे, हर वक्त मुझे हंसकर देखते। जब मैंने उनसे खिलौने मांगे थे तब अगली बार जब अब्बा आए तो मेरे लिए बहुत से खिलौने लाए थे। जब मैं उनसे खिलौने लेने लगी तो अम्मा ने मुझे इशारे से मना कर दिया कि तुम इनके पास नहीं जाओ। यूं ही वक्त गुजरता रहा और मैं 20 साल की हो गई। मेरे अब्बा रिटायर हो गए थे और अब वो मुस्तकिल तौर पर ही घर आ गए थे। अब अम्मा अब्बा के साथ कमरे में सोने लगी थी। मैंने जब ये सारा माजरा अपने एक दोस्त को बताया तो वो सुनकर हंसने लगी। मुझे लगता है वो तुम्हारे सगे अब्बा नहीं होंगे, इसलिए तुम्हारी अम्मा तुम्हें उनके करीब जाने से मना करती हैं। मुझे भी यही लगता था कि शायद अब्बा सुतेले हैं, इसलिए अम्मा उनके पास नहीं जाने देती। मगर एक उलझन ये भी थी कि उन दोनों में मियाँ बीवी वाली मोहब्बत भी तो नजर नहीं आती थी। पहले मैं सोचा करती थी कि शायद हमारा कोई रिश्तेदार इसलिए नहीं है कि अम्मा अब्बा ने भागकर शादी की होगी, मगर उनको देखकर लगता नहीं था कि उनके दरमियान कभी पसंद का रिश्ता भी रहा होगा। अब्बा की तरफ देखकर कभी कभी मुझे महसूस होता था कि वो अम्मा से प्यार करते हैं, उनकी फिक्र करते हैं, क्योंकि वो जब भी बाहर से आते थे तो अम्मा के लिए गजरे जरूर लाते थे, मगर अम्मा उन गजरों की तरफ देखती भी ना थी और वो वहीं वहीं पड़े सूख जाते थे। अब्बा की पेंशन अच्छी खासी बनी थी, उसी पर हमारा घर का निजाम चल रहा था। अब्बा अब सारा दिन घर में ही होते थे। उन दिनों में कॉलेज में पढ़ती थी जब एक दिन मेरी मुलाकात मेरी सहेली के भाई से हुई। उनका नाम रेयान था।
वो पहली ही नजर में मुझे बहुत अच्छा लगा था। उसने मुझसे बड़े इखलाक से बात की। मैं घर आकर उसके बारे में सोचती रही। अगले दिन मैं कॉलेज गई तो वो भी अपनी बहन को छोड़ने आया हुआ था। मेरी दोस्त मुझे कहने लगी कि मैं आज तुम्हें अपने घर लेकर जाऊंगी, मगर ये बात तुम अपने घर में किसी को मत बताना। मैंने सोचा, मैंने किसको बताना है, किसी को मेरी फिक्र ही नहीं है। मैं अपने दोस्त के साथ उसके घर तो चली गई, मगर मुझे ये देखकर बहुत अजीब लगा। उसके सारे घर वाले जैसे मेरे ही इंतजार में बैठे थे। मुझसे बहुत प्यार से मिले, मुझे जबरदस्ती खाने पर रोक लिया। खास तौर पर मेरी सहेली की दादी तो मुझे बार बार गले लगा रही थी। मैं बहुत उलझन का शिकार हो गई। ऐसे लग रहा था जैसे मेरी सहेली नूर के घर वाले मुझे बहुत अरसे से जानते थे, हालांकि मैं उनको पहली बार मिली थी। नूर का भाई रेयान मुझे घर छोड़ने आया था। नूर भी साथ थी। मैंने नूर को कहा कि तुम भी मेरे घर आ जाओ, मैं तुम्हें अपनी अम्मा और अब्बा से मिलाती हूँ। नूर बहुत खुशी से मेरे साथ आने लगी, लेकिन उसके भाई ने कहा, नहीं, अभी तुम ना जाओ, अभी सही वक्त नहीं है। रेयान की बात पर मैं चौंक गई कि सही वक्त से क्या मुराद है। खैर, घर में मुकम्मल खामोशी थी। मैं चुपचाप अपने कमरे में जाने लगी तो अम्मा के कमरे से हल्की हल्की आवाज सुनाई दी। अब्बा अम्मा से बात कर रहे थे। मैंने कान लगाकर सुना तो अब्बा कह रहे थे कि आलिया मेरी सखी बेटी है, तुम मेरी बेटी को मुझसे दूर नहीं कर सकती। अम्मा कहने लगी, वो सिर्फ मेरी बेटी है, मैं नहीं चाहती तुम्हारा साया भी उस पर पड़े। तुम उसके बाप जरूर हो, मगर तुम्हारा हक नहीं है उस पर। मैं अपने कमरे में आ गई। अम्मा अब्बा की बातों से ये तो पता चल गया कि अब्बा मेरे सुतेले नहीं बल्कि सके बाप हैं, मगर अम्मा का रवैया ऐसा क्यों था? एक दिन इन तमाम सवालों से तंग आकर मैंने अम्मा से पूछ ही लिया। मैंने पूछा, अम्मा ये बताओ, क्या अब्बा ने जबरदस्ती तुमसे शादी की थी या फिर तुम दोनों ने भाग कर शादी की थी? अम्मा ने हंसकर कहा कि लगता है तुम पागल हो गई हो, तुम्हारे अब्बा का निकाह सब लोगों के सामने मेरे साथ हुआ था। मैंने कहा, अम्मा जब तुम दोनों की मोहब्बत से शादी हुई थी तो फिर ऐसा क्या हो गया जो अब्बा के साथ तुम ऐसा रवैया रखती हो? अम्मा ने मुझे झिड़कते हुए कहा, ये तुम्हारा मसला नहीं है, हम दोनों के आपस का मामला है। मैंने उन दोनों को उनके हाल पर छोड़ दिया और सोचा ये दोनों जो मर्जी करते रहे, मुझे क्या। फिर मैं अपनी दोस्त नूर के साथ अक्सर उसके घर चली जाती। कभी कभी उसके भाई से भी मुलाकात हो जाती थी। मुझे वो अच्छा लगने लगा था, मगर उस दिन के बाद से उसने कभी कोई बात नहीं की थी। अब अक्सर रात को अम्मा और अब्बा की आवाजों से मेरी आंख खुल जाती। पहले पहल तो मैं आंखें बंद करके लेटी रहती, मगर एक दिन छुपकर देखा तो जान निकल गई। मेरे अब्बा गर्म पानी की बाल्टी कमरे में ले जा रहे थे और कुछ देर बाद अब्बा अम्मा के कदमों के पास बैठे हुए थे और हाथ जोड़कर उनसे माफी मांग रहे थे। मुझे बड़ी हैरत हुई कि अब्बा ऐसा क्यों कर रहे थे। आखिर उन्होंने ऐसा क्या कर दिया था जिसकी वजह से वो यूं अम्मा के पैरों में बैठे हुए थे। मुझे लगा ये एक दो दिन की बात होगी, मगर अगले दिन भी उनकी आवाजों से मेरी आंख खुल गई। उस दिन भी अब्बा अम्मा के पैरों में बैठे माफी मांग रहे थे। मैंने कई दिन सोचा कि आखिर ऐसी क्या बात होगी। मुझे तजस्सुस बहुत ज्यादा था। आखिर रहा ना गया तो अम्मा से पूछा कि अब्बा रोज रात को तुम्हारे कदमों में बैठकर माफी क्यों मांगते हैं और गर्म पानी कमरे में क्यों ले जाते हैं? मेरी बात पर अम्मा घबरा गई और कहने लगी, पागल लड़की, तुम रात को सोने की बजाय हमें देखती रहती हो क्या? फिर अम्मा ने बताया कि कुछ दिन पहले काम करते हुए वो गिर गई थी और पांव पर चोट लगी थी। बस रात को तुम्हारे अब्बा गर्म पानी से मेरा जख्म साफ करते हैं और फिर से मरहम पट्टी करते हैं। अम्मा ने कपड़ा हटाकर अपना जख्म भी दिखाया था। यहाँ तक तो बात ठीक थी। जब मैंने पूछा कि अब्बा तुम्हारे पांव पकड़कर माफी क्यों मांग रहे होते हैं, तब अम्मा गुस्से में आ गई और बोली कि मैं हर बात तुम्हें नहीं बता सकती और तुम अपने अब्बा के सामने मत जाया करो। मैंने जवाब दिया, मैं तो अब्बा के सामने जाऊंगी। तब अम्मा गुस्से में कहने लगी, फिर तू मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी। मैं बहुत जल्द तुझे इस घर से रुखसत कर दूंगी। मैं अम्मा के रवैये से बहुत परेशान थी। मेरी दोस्त नूर मुझे अपने साथ फिर से अपने घर ले गई। अभी हम दरवाजे पर ही थे कि उसका भाई रेयान अंदर से आया। मुझे देखते ही उसके चेहरे के रंग उड़ गए। वो तेजी से आगे आया और अपनी बहन के कान में कुछ कहने लगा। नूर मुझसे कहने लगी, आलिया, हमारे घर कुछ मेहमान आए हैं, तुम फिर किसी दिन आ जाना। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूं। मैं उसकी इस हरकत से बहुत हैरान हुई।
नूर मुझे अपनी गाड़ी में बिठाकर मेरे घर ले आई, मगर घर पहुंची तो गाड़ी से उतरते अम्मा ने देख लिया, तो मजबूरन मुझे नूर को भी अंदर बुलाना पड़ा। अम्मा नूर को देखकर कहने लगी, तुम्हारी शक्ल मुझे जानी पहचानी सी लग रही है। अम्मा ने नूर से उसके मुतल्लिक पूछा तो नूर बताने लगी, आंटी, मेरे अब्बू का नाम अख्तर है। मैं चौंक गई कि वो झूठ क्यों बोल रही है, उसके वालिद का नाम तो शमशाद अली था। कुछ देर बाद मैं नूर को बाहर छोड़ने गई तो उलझन से पूछा कि तुमने अपने वालिद का नाम गलत क्यों बताया। तब वो कहने लगी कि बस घबराहट की वजह से मुंह से यही नाम निकल गया। खैर, मैं चुप हो गई। अब कई दिनों से अम्मा और अब्बा की जासूसी करके मुझे हर किसी पर और हर एक पर शक होने लगा था। अब अम्मा ने मेरे लिए रिश्ते देखने शुरू कर दिए थे, लेकिन अब्बा को कानों कान खबर ना होने दी। कई बार रिश्ते वाले मुझे देखने आए, मगर रिश्ता अच्छा न होने की वजह से अम्मा इनकार कर देती। मैं भी अंदर से शुक्र अदा कर रही थी कि अच्छा है मेरा रिश्ता नहीं हो रहा। जाने क्यों मेरे जहन से नूर का भाई रेयान निकल ही नहीं रहा था। शायद मैं उसे पसंद करने लगी थी। एक दिन मैं कॉलेज से बाहर निकली तो अब्बा को देखकर सख्ते में आ गई। वो रेयान से हाथ मिलाकर कुछ बात कर रहे थे। मैं फौरन से छुप गई। मैं नहीं चाहती थी कि अब्बा के सामने ये भेद खुले कि मैं उसे जानती हूँ। जब नूर अपने भाई के साथ चली गई तो मैं बाहर निकली। अब्बा आज मुझे लेने नहीं आए थे, इसीलिए मेरा हैरान होना बनता था। अब्बा कहने लगे, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा मैं तुम्हें लेता जाऊं। रास्ते में अब्बा ने सरसरी सा पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढ रही है? मैंने हाँ में सर हिलाकर कहा, जी ऐसा ही है। अब्बा चुप कर गए। मुझे लगा वो शायद कुछ करेंगे, मगर मैं ये भूल ही गई थी कि अम्मा के सामने भला किसकी चलती है। मैं एक दिन कॉलेज से घर आई तो अम्मा घर पर नहीं थी और एक लड़का अब्बा के पास बैठा बातें कर रहा था, जिसकी पुश्त मेरी तरफ थी। अब्बा मुझे देखकर हंसने लगे, ये फैजान है, तुम्हारे ताया का बेटा। मैं तो सुनकर दंग ही रह गई थी। मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि हम तीनों का एक दूसरे के अलावा भी कोई रिश्तेदार हो सकता है। ये सब क्या हो रहा था? मेरा दिमाग उस वक्त इतना घूम गया कि मुझे समझ ही नहीं आई कि क्या रद्द अमल दूं। मैं कुछ कहे बगैर अपने कमरे में आ गई। वो जाने के लिए उठा तो मैंने सोचा अब जाकर अब्बा से पूछती हूँ कि ये मेरा कजन कहाँ से आ गया। इतने सालों से ये कहाँ थे? अभी वो दरवाजे से बाहर निकला था कि अम्मा अंदर दाखिल हो गई। उन्होंने उसे देख लिया और अब्बा ने सच बता दिया कि वो कौन है। अम्मा ने सुनकर इतना हंगामा किया कि मैं दंग रह गई। अम्मा ने अब्बा को साफ कह दिया कि आज के बाद उनके घर का कोई फर्द यहाँ नहीं आएगा। अम्मा बोलकर चली गई। मुझे अब्बा पर बहुत तरस आया। मुझे पूरी कहानी जाननी थी कि आखिर अम्मा क्यों और किसके लिए ये सब कर रही हैं। अगले रोज अम्मा सो रही थी। मैं बाहर निकली तो देखा अब्बा नमाज पढ़ रहे थे और पढ़ते पढ़ते अचानक गिर गए। मैं उन्हें उठाने गई। जो ही अब्बा पर नजर पड़ी तो खौफ से मेरी जान निकल गई, क्योंकि अब्बा तो जर्द हो रहे थे। उनकी तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई थी। मैंने चीख कर अम्मा को आवाज दी। अम्मा भी अब्बा को यूं बेसुध देखकर दंग रह गई। फौरन हम अब्बा को अस्पताल लेकर भागे। डॉक्टर ने बताया कि शदीद टेंशन के बायस इनको हार्ट अटैक हुआ है। अब्बा की हालत बहुत खराब थी। डॉक्टर के मुताबिक उनको खून की जरूरत थी और अब्बा का ब्लड ग्रुप ना मुझसे मैच हुआ और ना ही अम्मा से। मैंने रोते हुए अपने दोस्त को कॉल मिलाई तो वो अपने भाई रेयान के साथ भागी चली आई। खुशकिस्मती से उनका खून मैच कर गया, मगर अब्बा को खून देने से पहले रेयान ने मेरे सामने एक हैरत अंगेज शर्त रख दी। कहने लगा, आलिया, आपको मुझसे शादी करनी होगी। मैं इस शर्त पर खून दूंगा और उस शादी के बारे में आप किसी को नहीं बताएंगी, अपनी माँ को भी नहीं, और ना ही इनको ये बताएंगी कि खून किसने दिया है। ये मौका ऐसा नहीं था कि शर्तें रखी जाती, मगर मैं क्या करती, अपने बाप की खातिर मजबूर थी। जाने उसने उस वक्त ऐसी शर्त क्यों रखी थी। ये बात भी ठीक थी कि मैं उसे पसंद करती थी और उससे शादी करना चाहती थी, मगर उस वक्त उसकी ये फरमाइश सुनकर मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मैंने अपने बाप की जान बचाने की खातिर हाँ कर दी। जैसे ही उसने खून दिया और मेरे बाप की जान बच गई, नूर मेरे पास आई और कहने लगी, कल निकाह के लिए तैयार रहना। मैं बहुत डर रही थी। अगर अम्मा को पता चला कि मैंने किसी गैर और अनजान लड़के से निकाह कर लिया है तो वो शायद मेरी जान ले लेती। मुझे उन दोनों बहन भाइयों का मकसद समझ नहीं आ रहा था
कि आखिर वो किस लिए मुझे यूं मजबूर कर रहे थे। मुझे लगता था कि वो भी अपने घर वालों से छुप कर ये सब कर रहे होंगे, मगर ये देखकर पैरों तले से जमीन निकल गई जब देखा कि नूर मुझे अपने घर ले गई। हर तरफ सजावट की हुई थी, फूल ही फूल थे। उसके सब घर वालों ने अच्छे कपड़े पहने हुए थे, जैसे नई नवेली दुल्हन का इस्तकबाल किया जाता है, वैसे ही मेरा भी इस्तकबाल हुआ और सब मुझे पलकों पर बिठा रहे थे। मुझे शक करना चाहिए था, मगर इतनी मोहब्बतों के आगे मैं शक कैसे कर सकती थी। तंग आकर मैंने खुद को हालात के दहारे पर छोड़ दिया कि जो होगा देखी जाएगी। मेरा निकाह हो गया। रेहान के सारे घर वाले बहुत खुश थे। मैंने दिल में सोचा कि ये लोग किस किस्म के हैं, ये मेरे बारे में कुछ नहीं जानते, फिर क्यों मुझे इतनी खुशी से अपने घर की बहू बना रहे हैं। निकाह के बाद नूर ही मुझे अस्पताल छोड़ने आई थी। मैंने रास्ते में उससे पूछने की बहुत कोशिश की थी कि ये सब क्या है, मगर वो चुप ही रही और बस यही कहा कि बहुत जल्द तुम इस राज तक पहुंच जाओगी। अभी जाओ अपने बाबा के पास। मैं अंदर चली गई। अम्मा परेशान हो गई कि तुम कहाँ थी। मैंने झूठ बोल दिया कि फ्रेश होने घर गई थी। अब्बा पहले से बेहतर थे। मैं अब्बा को देखते हुए यही सोच रही थी कि उनकी जिंदगी का राज जानने की जुस्तजू वहीं की वहीं रह गई और मेरी खुद की जिंदगी एक पहेली बनकर रह गई। अब माँ की हालत देखकर लग रहा था कि उन्हें अब्बा का बहुत सदमा हुआ है। मैंने उन्हें चोरी चोरी रोते देखा था और मुझे यकीन करना मुश्किल हो रहा था। अम्मा अब्बा के लिए रो सकती हैं। अब्बा ठीक हो गए तो हम उन्हें घर ले आए। अगले रोज अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा अम्मा ने खोला। आने वाले मेहमानों को देखकर मेरे ऊपर की सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। सामने मेरा सारा ससुराल खड़ा था। मेरा शोहर, उसके माँ बाप और दादी, सबको देखकर मेरी रंगत फक हो गई। मैंने सोचा मैं अपनी माँ को क्या जवाब दूंगी और अब्बा को क्या बताऊंगी कि मैंने छुपकर निकाह कर लिया। लेकिन इससे पहले मैं कुछ कहती, अम्मा की जोरदार आवाज ने मुझे चौंका दिया। वो आने वाले मेहमानों से पूछ रही थी, आप सब यहाँ क्यों आए हैं? हमारा किसी से कोई रिश्ता नहीं है। रेहान के बाबा अंदर आए और कहने लगे, हमारा तुमसे रिश्ता चाहे तुम मानो ना मानो, मगर तुम्हारी बेटी के साथ तो हमारा रिश्ता है। ये हमारी भतीजी है और बहू भी है। कुछ दिन पहले ही मेरे बेटे रेहान के साथ इसका निकाह हुआ है। अम्मा ने अपने सीने पर हाथ रखा और मुझे ऐसे नजरों से देखा कि मैं शर्म के मारे जमीन में गड़ गई। वो लोग कुछ देर बैठकर चले गए। मैंने अम्मा को कहा कि अम्मा, तुम्हें इन लोगों से क्या मसला है? अब्बा के साथ ऐसा क्यों करती हो? मुझे खुलकर बता ही दो। अम्मा मुझे कमरे में ले गई और सारी हकीकत बताना शुरू की, जिसे सुनकर मेरा दिमाग ही चकरा गया था। अम्मा बोली, मैं और तुम्हारा बाप मुनव्वर कॉलेज के जमाने से ही एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और शादी करना चाहते थे। खुशकिस्मती से घर वालों को भी कोई एतराज नहीं था। मुनव्वर ने रिश्ता भेजा जो मेरे घर वालों ने कबूल कर लिया और यूं हम पहले की निस्बत ज्यादा आसानी से मिलने जुलने लगे। एक बार तुम्हारे बाप मुनव्वर ने सब दोस्तों की दावत की। उस दिन सबने बहुत एंजॉय किया। जब सब चले गए और मैं जाने लगी तो मुनव्वर ने रोक लिया कि अभी मत जाओ, कुछ देर बातें करते हैं। बातों बातों में वक्त का पता ही ना चला और कब हमारी तन्हाई में शैतान घुस आया, कुछ पता ही ना चला। मैंने मुनव्वर को रोकने की बहुत कोशिश की, मगर वो मुकम्मल तौर पर बहक चुका था। मैं कुछ नहीं कर सकी और चुप करके रोती रही। सुबह हुई तो वो बहुत शर्मिंदा था, मगर मैं बदनाम हो चुकी थी। रात भर मंगेतर के घर रहने वाली लड़की को मोहल्ले वालों ने ताने दे देकर जीना मुहाल कर दिया। मेरे घर वाले बहुत तकलीफ में थे क्योंकि लोगों की बातें बहुत तकलीफ देती थी। फिर इसी दौरान मैं हामला हो गई। ये खबर जाने कैसे पूरे मोहल्ले में फैल गई। मेरी बहुत जग हंसाई हुई। इस सारे मामले की खबर जब मुनव्वर के घर वालों को हुई और पता चला कि सारा कसूर उनके बेटे का है, तो वो फौरन निकाह पर राजी हो गए। मैं बहुत रोती थी। इस सब में मेरा कोई कसूर ना था। मुनव्वर ने जो भी मेरे साथ किया बहुत गलत किया था। मुझे उससे नफरत होने लगी थी, मगर मेरा दिल जैसे मुर्दा हो चुका था। तुम्हारी पैदाइश के बाद मेरा और मुनव्वर का निकाह हुआ। मुझे रुखसत करते वक्त मेरे माँ बाप ने हमेशा के लिए मुझसे नाता तोड़ दिया और कहा कि तुम्हारी वजह से हमारी इज्जत खाक में मिल गई है। ये अजियत सिर्फ मेरे ही हिस्से में क्यों आई थी? इसीलिए मैंने जब मुनव्वर से कहा कि मैं तुम्हारे घर नहीं जाऊंगी, जिस तरह मैं अपने घर वालों से कतई ताल्लुक करके आई हूँ, तुम्हें भी सबसे नाता तोड़ना होगा, वरना मैं अपनी बच्ची समेत नहर में छलांग लगा दूंगी।
اس کو تکلیف دینے کی خاطر میں نے تمہیں اس سے دور رکھا اور خود کے بھی قریب نہ آنے دیا، کیونکہ سارا قصور اسی کا تھا۔ پچھلے 20 سالوں سے وہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، قدموں میں بیٹھ کر ہاتھ جوڑتا ہے، مگر میں جب بھی اسے معاف کرنے کا سوچتی ہوں تو وہ سب یاد آ جاتا ہے جو میں نے سہا تھا۔ اگر وہ مجھ سے شادی نہ کرتا تو میرا کیا ہوتا، مگر اس دن اس کو ہسپتال میں دیکھا تو میرا دل دہل گیا۔ زندگی میں پہلی بار اس کے لیے سوچا کہ اگر اسے کچھ ہو گیا تو۔ اس پل میں نے اسے معاف کر دیا۔ جو لوگ اس دن آئے تھے وہ سب تمہارے باپ کے رشتے دار ہیں، وہ سب لوگ بہت اچھے ہیں، مگر مجھے افسوس ہے کہ میں نے ان سے ناتا توڑے رکھا۔ اماں کی باتیں سن کر میں چپ سی رہ گئی۔ پھر ابا نے مجھے بتایا کہ ریان نے ہی انہیں ڈھونڈ نکالا تھا اور وہی چاہتا تھا کہ کسی طرح یہ ٹوٹا ہوا خاندان ایک ہو جائے۔ دادا دادی ابا کو بہت یاد کرتے تھے اور ان سے ملنا چاہتے تھے، کیونکہ گزشتہ 20 سالوں سے انہوں نے ابا کو نہیں دیکھا تھا۔ ریان نے سب کو ملانے کے لیے نور کو مجھ سے دوستی کرنے کو کہا، کیونکہ میں ہی وہ واحد ذریعہ تھی جو اس میں کام آ سکتی تھی۔ ریان کے سب گھر والوں کو معلوم تھا کہ میں کون ہوں، اس لیے سب بہت پیار سے مجھ سے پیش آتے تھے۔ ریان نے ابا کو خون دینے سے پہلے نکاح کی شرط صرف اسی لیے رکھی تھی تاکہ میری اماں انکار نہ کر دے۔ وہ میرے ذریعے دونوں خاندانوں کو ملانا چاہتا تھا، اس لیے اس وقت ایسی کڑی شرط رکھی تاکہ میرے پاس انکار کی گنجائش نہ ہو۔ اس کے سب گھر والوں کو علم تھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ اماں نے ابا کو معاف کر دیا اور دونوں کی 20 سال کی سزا ختم ہوئی۔ ابا کو سزا دے کر اماں خود کون سا سکون میں تھی۔ کچھ دنوں بعد میں اور میری اماں نے اپنے سسرال میں قدم رکھا تھا اور ہمارا استقبال اس عہد سے کیا گیا کہ پرانی باتوں کو اب کوئی نہیں دہرائے گا۔ زندگی کو ایک نئے سرے سے شروع کرنے کا وقت آ گیا تھا اور میں بہت خوش تھی۔ ریان کو اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بنا کر بھیجا تھا۔ اس کی وجہ سے میرے ماں باپ کو 20 سال کے کھوئے ہوئے رشتے مل گئے تھے۔ اب میں نے دل میں ارادہ کیا کہ میں اب اپنی ماں کو بھی ان کے بچھڑے خاندان سے ملواؤں گی۔ شادی کے بعد میں نے اپنی ماں کے والدین یعنی اپنے نانا نانی کو بھی منا لیا تھا اور اس سب میں ریان نے میرا بہت ساتھ دیا تھا۔ آج میں ریان کی شکر گزار ہوں کہ اس نے ہم سب کی زندگیوں میں پھر سے خوشیاں بھر دی ہیں۔